Hello everyone. Welcome to IELTS Educational Hub. How are you all doing? I hope you would be doing great despite these COVID-19 restrictions which government has reimposed on educational sectors. In this video, I'll try to explain that how these restrictions affected the lives of private teachers as well as the co-workers related to educational sector in the earlier days and how these are continuing to affect their lives in 2022. I'll speak in Hindi so that this video can make a nationwide reach. So without wasting any time, let us have a look on the whole scenario. तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2020 में जब कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में बढ़ने शुरू हुए तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि इंडिया को लॉकडाउन करना पड़ेगा और 25 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था वो पूरे भारत में इम्पोज कर दिया गया था। जैसे ही भारत में लॉकडाउन लगा तो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो भारत में एकदम से बंद हो गई। जैसे कि शिक्षक संस्थानों से लेकर जो उद्योग के संस्थान थे वो सारे एकदम बंद कर दिए गए पूरे 21 दिनों के लिए। और इस काल के दौरान सिर्फ मेडिकल और बाकी की इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा गया। और जो लोग थे भारत के जो लोग थे उनको ये लग रहा था कि चलो ये जो लॉकडाउन है 21 दिन का ही है, 21 दिन के बाद सब कुछ खुल जाएगा, आम जिंदगी चलने लगेगी, फिर से रोजगार उनका जो है वो चल पड़ेगा। क्योंकि जो मध्यवर्गीय परिवार थे उनको चिंता सता रही थी अपनी महीने की किस्तें भरने की, क्योंकि उन लोगों का जो रोज़गार चलता है वो ज़्यादातर लोन लिए होते हैं उन लोगों ने, उससे चलता है, उनकी इतनी ज़्यादा अर्निंग तो होती नहीं है। तो उन लोगों को जो वो लोन लिए हुए थे, जो ईएमआईस थी वो भरने की चिंता सता रही थी और उनका जो रोज़गार था वो एकदम बंद पड़ा था 21 दिनों के लिए। और इसी दौरान जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया उनका जो मानसिक तनाव था वो और भी बढ़ता गया, क्योंकि एक तो उनके पास अर्निंग का जो सोर्स था वो बंद था। जैसे कोई कपड़े की ही दुकान चलाता है, किसी का सब्जी का ही ठेला है, वो एकदम उनका बंद था, वो कमा नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात, अगर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती भी तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने पैसा बचा के रखा हुआ था मुश्किल दिनों के लिए वो यूज़ करना शुरू कर दिया, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इस आस में कि चलो ठीक है अभी के लिए हम ये जो बचत किया हुआ पैसा ये इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में 21 दिन के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा काम फिर से चालू होगा और हम फिर से कमाई कर पाएंगे। अब जैसा कि शुरू में जो था लॉकडाउन 21 दिन का तय किया गया था और लोगों के मन में ये था कि 21 दिन के बाद भारत सरकार इस लॉकडाउन को हटा देगी और वो लोग अपनी जो रोज़गार है वो फिर से कर पाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्ट। 21 अप्रैल के बाद भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की और लॉकडाउन को 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ को करने की जो है इजाज़त दे दी गई। वो एक्टिविटीज़, वो चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में लिखी हुई हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ कार्गो, फार्मिंग ऑपरेशन, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। अब जैसे कि 31 मई तक जो था लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था, तो जो भारत की सरकार थी उसने सोचा कि क्यों ना लॉकडाउन को अब हटाना शुरू किया जाए। तो भारत सरकार ने 1 जून 2020 से नई गाइडलाइंस जारी कर दी जिसके ज़रिए लॉकडाउन को धीरे धीरे करके हटाया जाना था। अब उसमें बाकी जो सेक्टर थे, बाकी जो संस्थान थे, उनको छूट मिलने लगी धीरे धीरे। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो छूट बाकी के सेक्टर्स को मिल रही थी, बाकी के संस्थानों को मिल रही थी, वो शिक्षा के संस्थानों को कोई भी छूट नहीं मिली। शिक्षा के संस्थानों को खोलने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अब यहाँ पे हमारी जो असल मुद्दा है वो यहाँ पे शुरू होता है कि जो ये शिक्षा के संस्थान थे इनके बंद होने के कारण लोगों की ज़िंदगी पे इसका कैसे असर पड़ा। अभी हर एक जो स्टेट है उसका तो हम इसमें एनालिसिस कर नहीं पाएंगे, तो हम पंजाब को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जैसे कि जब शुरू में ये था कि जब शिक्षा के संस्थान बंद थे तो सरकार की गाइडलाइंस ये थी कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना है, घर पे बैठ के ही बच्चों को पढ़ाना है। तो अब जो स्कूल थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, प्राइवेट कोचिंग सेंटर थे, उन सब ने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू की
तो सेंटर्स बंद थे, सब कुछ बंद था, तो उनको घाटा पड़ रहा था, वो किराए भर रहे थे, बिल्डिंग्स के रेंट भर रहे थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो घाटा था उसको कम करने के लिए सबसे पहला काम तो उन्होंने किया कि जो उनका वर्किंग स्टाफ था उसको कम करना शुरू कर दे। जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में 15 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनमें से 3 या 4 को बोल दे कि ठीक है भैया आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हो, और बाकी को बोल दे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब आपको बुला लेंगे, क्योंकि हम आपको अभी सैलरी नहीं दे सकते। और जो 3-4 जो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, उनको भी आधी सैलरी पे काम करना पड़ा। ये कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। आप लोग जाके उन टीचर्स से पूछ भी सकते हो जिन्होंने लॉकडाउन में ऐसे ऑनलाइन स्टडी करवाया। और बाकी जिनको कुछ मिला ही नहीं, जिनको सिर्फ ये बोला गया कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब बुलाएंगे, वो ऐसे ही बेरोजगार बेचारे बैठे रहे। और उसके बाद 1 जून से जब अनलॉक होना शुरू हुआ, आते आते 2 अगस्त हो गई, जब 2 अगस्त 2020 में ये अनाउंस किया गया सरकार द्वारा कि जो पंजाब में जो स्कूल हैं वो 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के खोले जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से ये देखना होगा कि जो स्कूल खोले गए या तब बंद थे, उसमें जो सरकारी स्कूलों की हम बात करें, सरकारी अदारों की, संस्थानों की बात करें, उसमें तो किसी की नौकरी गई नहीं। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और स्कूलों के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनकी कितनों की नौकरी चली गई होगी, कितनों को बुलाया भी गया होगा या नहीं बुलाया होगा। तो उनमें से कईयों को तो यही बोल दिया होगा कि ठीक है भाई, हम लोग जो है पिछले कई महीनों से आर्थिक घाटा हमें पड़ा है और इसलिए हम ज़्यादा स्टाफ नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने अपना स्टाफ भी कम कर दिया होगा। अब जायज़ सी बात है कि जहाँ पे वो पहले 15 टीचर रखते थे, उन्होंने 5-6 टीचर रखे, और बाकी जो और स्कूल का स्टाफ था या इंस्टीट्यूट्स का स्टाफ था, जैसे कि पियोन्स थे, उनके सफाई कर्मचारी थे, उन सब की जो नौकरी थी वो चली गई। और अब ये घाटा किसी ने भी नहीं देखा कि इनको ये घाटा कैसे पड़ रहा है। अब जैसा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में चल ही रहा था कि एक तो कम स्टाफ रखना है और उनको भी कम तनख्वाह देनी है और उसी में से बच्चों को पढ़ाना भी है, तो यही जो तरीका था बाकी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे कि आर्ट्स इंस्टीट्यूट हो गए, बाकी के प्राइवेट कोचिंग सेंटर हो गए, ये सब भी ऐसे ही करने लगे, कम से कम स्टाफ रखने लगे और उनको भी कम से कम सैलरी देने लगे। और इनके लिए ये करना एक मजबूरी भी बन गया था, क्योंकि जो आइल्स के जो सेंटर हैं और बाकी के कोचिंग सेंटर हैं, उनकी जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स होती हैं वो किराए पे होती हैं, उनको 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख एक महीने का रेंट पड़ता है। और दूसरी बात ये थी कि जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो ऑनलाइन पढ़ने को राज़ी नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, और ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस भी नहीं वो दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें अगर पढ़ना है तो हमें ऑफलाइन ही पढ़ना है, हम ऑनलाइन कोई भी फ़ीस नहीं देंगे। तो अब इंस्टीट्यूट्स करते क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फ़ीसें कम कर दी, ऑनलाइन जो एजुकेशन थी उसको बहुत सस्ता कर दिया, ताकि चलो बच्चे किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत तो फ़ीस भर दे और ऑनलाइन क्लासेस लगाने लगें। और अब जो वो फ़ीस थी वो इतनी ज़्यादा तो थी नहीं कि वो अपने पूरे स्टाफ की सैलरी दे पाएँ और रेंट भर पाएँ, इसलिए उनको ये स्टाफ कम करना पड़ा। उनके लिए भी एक ये मजबूरी बन गई थी। अब ये तो रही लॉकडाउन के दौरान की बात। अब लॉकडाउन के बाद जब स्कूल और कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये सब खुलने लगे, तो जो वर्कर्स थे, टीचर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, इन सबको ये लगने लगा कि ठीक है अब तो सब कुछ खुल गया, अब वो फिर से अपनी नौकरी जो है वो कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो अपनी जॉब के लिए गए जहाँ पे वो पहले काम करते थे, वहाँ पे उनको एक ही चीज़ सुनने को मिली कि देखो हम लोग पहले ही इतने महीने से आर्थिक घाटा सहन कर चुके हैं और हम ज़्यादा स्टाफ हायर नहीं कर सकते, इसलिए आप कहीं और जाके अपनी जॉब का ट्राई कर सकते हैं, और अगर इसी दौरान हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। अब जैसे ही प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी, तो वो नई जो नौकरी थी उसकी तलाश में जुट गए। और अब यहाँ भी उन्हें कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। जब भी वो किसी नई जगह पे नौकरी लेने के लिए जाते, तो वहाँ पे उनको यही सुनने को मिलता कि पहले लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत घाटा पड़ चुका है, इसलिए हम अभी स्टाफ हायर नहीं कर रहे। और अगर कोई उनको रखता भी तो बहुत ही कम सैलरी पे, क्योंकि उनके पास एक ही बात होती थी कहने को कि लॉकडाउन की वजह से हमें आर्थिक घाटा पड़ा है और हम ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो इसी के चलते जो ये चीज़ थी, चलो धीरे धीरे कईयों को नौकरी मिली भी, कईयों को नहीं भी मिली, टाइम तो लगा, लेकिन उनको
काफ़ी हद तक जो था उनका रोज़गार चलने लगा, जैसे कि टीचर्स को जॉब मिल गई, सफाई कर्मचारी को कहीं पे कहीं नौकरी मिल गई। लेकिन 2021 में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि एक साल में पहले ही वो कितने महीने घाटा खाया उन टीचर्स ने, फिर से उनका जो रोज़गार बंद कर दिया गया। अब 2022 में आके फिर से बंद कर दिया गया। अब उनके लिए ये बताएं कि रोज़गार का जो साधन है वो है क्या। सरकार जब चाहती है उनका रोज़गार छीन लेती है, जब चाहती है उनको आर्थिक तरीके से कमज़ोर कर देती है। अब उनके लिए तो सरकार कुछ सोच भी नहीं रही। और अगर किसी और से कोई बात करता भी है तो लोग यही कहते हैं कि ठीक है, आप एक महीना नहीं कमाओगे तो मर तो नहीं जाओगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप एक महीना नहीं कमाओगे, मर तो नहीं जाओगे, आप एक काम करिए, आप उन टीचर्स के घर पे सैलरी देते रहिए। वो नहीं बोलेंगे कि संस्थानों को खोल दो, ठीक है। अब चाहे भारत सरकार ने जो भी किया लोगों के भले के लिए किया, और भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले जो सेहत के माहिर थे भारत के, उन सब से सलाह ली। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये उठता है कि क्या भारत की सरकार ने किसी अर्थशास्त्री से ये सलाह ली कि जब लॉकडाउन लगेगा, उस लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का रोज़गार बंद होगा और जब उनको आर्थिक घाटा पड़ेगा तो उनको उस घाटे से बाहर कैसे निकाला जाएगा। खास करके जो मध्यवर्गीय और गरीब परिवार थे, उनको जो घाटा पड़ेगा इस लॉकडाउन का, उसमें से उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा। और अगर भारत की सरकार के पास ऐसी कुछ नीतियां थी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, तो उन्होंने लोगों की आर्थिक मदद क्यों नहीं की, उन्होंने आर्थिक सहायता लोगों की क्यों नहीं की ऐसी सिचुएशन में जब लोग एक अकेली बीमारी से नहीं, दो चीज़ों से परेशान थे। एक तरफ तो थी कोरोना की महामारी, और दूसरी तरफ उनको जो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, दूसरी सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए ये थी। अब आखिर में मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कोरोना ने कसम ही खा ली कि हर बार नया रूप लेके आना है, साल में 2-3 बार आना ही आना है, एक त्यौहार की तरह ये सीजनल हो गया, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। कोई सॉल्यूशन तो इसका परमानेंट सरकार के पास 2 सालों से भी नहीं आया। सिर्फ सब कुछ बंद कर देना जिससे लोगों का रोज़गार चलता है, ये तो कोई इसका हल नहीं हुआ ना। क्योंकि लोग सिर्फ बीमारी से ही नहीं, आर्थिक तंगी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर सरकार नई नौकरियां नहीं दे सकती तो जो लोग अपना रोज़गार चला रहे हैं उनको कम से कम रोज़गार तो चलाने दें। अब जैसे कि मॉल्स को खोल देते हैं, दुकानों को खोल देते हैं 50% कैपेसिटी के साथ, तो इन सेंटर्स को, इन प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट एजुकेशनल जो सेक्टर है, इनको भी खोला जाए, इनको भी कमाने दिया जाए, चाहे 50% कैपेसिटी के साथ ही दिया जाए। और ख़ास करके जो कोचिंग सेंटर हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें तो जो बच्चे होते हैं वो 18 से ज़्यादा एज के होते हैं, तो उनको तो पता ही है कि अपना ख्याल कैसे रखना है, पे प्रिकॉशंस वो खुद ले सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि या तो गवर्नमेंट जो है, भारत की जो सरकार है, वो आम आदमी को कमाने दे। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि जो भारत है वो आत्मनिर्भर बने, ऐसे थोड़ी ना होगा आत्मनिर्भर भारत। जब कोई कमाने लगता है उसको आप कमाने से रोक देते हो, 2-3 महीने घर पे बिठा देते हो, और उनकी जो नौकरी जाने का, उनका रोज़गार छिन जाने का जिम्मेवार कौन है। उनकी जिम्मेदारी कोरोना पे डालें या भारत सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर डालें। और हमें अब तो ये चीज़ मान लेनी चाहिए ना कि जो कोरोना, ये तो हर बार ही आता रहेगा, पता ही नहीं कितनी बार आएगा। ऐसे तो ये 10 साल करते रहेंगे, हर एक साल में 3 बार बंद कर दिया करेंगे, तब कहाँ जाएंगे। तब आर्थिक तौर पे तो कोई मदद भारत सरकार कर नहीं रही किसी की। जैसे देखो, बस गाइडलाइन वहाँ से जारी कर देते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं, इनकी सैलरीज रुक जाती हैं यहाँ पे टीचर्स की। अभी जो यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि इस मुद्दे को उठाया जाए, भारत सरकार के कानों में ये आवाज़ डाली जाए कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, उनका भी ध्यान रखा जाए। ये बाकी सेक्टर्स में भी सेम होगा, जैसे कि बाकी और जो प्राइवेट कर्मचारी किसी और जगह काम कर रहे हैं, उनको भी यही चीज़ें सुनने को मिली होंगी कि हम आपको रख नहीं सकते, हम कम स्टाफ रखेंगे। और जब वो नई जॉब लेने गए, उनको यही सुनने को मिला कि आपको कम सैलरी पे काम करना होगा। तो ये सब चीज़ें, अब अगर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सरकार के पास, तो कम से कम इसका कोई और तरीका ढूंढे, लोगों को बेरोज़गार तो ना करे। उनका जो रोज़गार है वो क्यों छीन रही है सरकार, कोई और इनके पास विकल्प नहीं। 2 सालों में सरकार ने क्या सीखा है, यही कि हर बार लोगों को घर में बिठा दो, उनको आर्थिक तौर पे जो है वो कमज़ोर बना दो।
अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को सरकार के कानों में डाला जाए, वहाँ तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुँचाई जाए कि हमें भी हमारे सेंटर्स चलाने दिए जाएँ ताकि हम कमा पाएँ। अगर कमाएंगे तभी अपना इलाज करा पाएंगे, वरना खाली जेब से किसी का इलाज नहीं होता। बहुत महंगे महंगे इलाज हैं, ऐसे तो फिर कोरोना सबको मार ही देगा। और दूसरी बात, हम कोविड का जो है वो प्रोटोकॉल फॉलो करने को तैयार हैं। 50% की कैपेसिटी के साथ स्टूडेंट पढ़ा लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 50% की कैपेसिटी के साथ कोई बड़ी बात भी नहीं है, हो जाएगा। बाकी चीज़ें भी चलती हैं, बसेस जब चलती हैं गवर्नमेंट की, तो हमारे साथ ही क्यों? क्या वहाँ पे बच्चे ट्रैवल नहीं करते? वहाँ पे 18-19 साल के ट्रैवल नहीं करते? और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें तो होते ही 18 के ऊपर के हैं, वो तो अपना ध्यान खुद ही रख पाएंगे। तो थोड़ा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बार सोचो कि जो लोग 2 साल से ये चीज़ सह रहे हैं, 2020 से लेकर 2022 आ गया, फिर से घर पे बैठे हैं, उनकी क्या हालत होगी? मानसिक तौर पे कितने परेशान होंगे, कितनों का रोज़गार चलता होगा सिर्फ इन सेंटर्स के सिर पे। इस चीज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। और अगर भारत सरकार इन शिक्षा के संस्थानों को नहीं खोल सकती ना, तो कम से कम जो लोग प्राइवेट शिक्षा के संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो लोग भारत सरकार की गाइडलाइंस की वजह से घर पे बैठते हैं बेरोज़गार होकर, तो उनको कम से कम आर्थिक सहायता तो दे सके भारत सरकार, ताकि वो लोग अपना जो है गुजारा कर सकें और सरवाइव कर सकें। और बाकी सबसे भी बेनती है कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।